गुड मॉर्निंग 10 के विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों को सामने संपूर्ण विज्ञान का एपिसोड 2 यानी पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण का विश्लेषण करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस कक्षा 10 की संपूर्ण विज्ञान का चैप्टर नंबर शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो संपूर्ण विज्ञान का कक्षा 10 का ये हम चर्चा करने जा रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण पाठ 2। तो जाकर वीडियो को देखना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम शुरू करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट के द्वारा बताना वीडियो कैसा था। शुरू करते हैं। जितने भी विद्यार्थी हों पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। बिना पेन और कॉपी के आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो। आज पढ़ के चले जाओगे, बाद में रिवीजन कैसे करना होगा। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, साथ साथ नोट भी बना सकते हैं। देखिए लिखा क्या है, चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पार्ट 1 है इसका। ये नोट्स पढ़कर आप 95% तक अंक बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने विश्वास दिलाया, विश्वास के साथ इस वीडियो को देखा तो 95% साइंस में आपका कहीं नहीं गया है। तो चलो हम सबसे पहले अम्ल की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो स्वाद में वो खट्टा है तो समझ लेना वो क्या है, अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल पहली बार क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल के पदार्थ, देखिए क्या लिखा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक अधिक H+ आयन देते हैं या फिर H+ आयन करते हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि कोई भी पदार्थ खट्टा हो, क्या हो, खट्टा हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो तो क्या है, अम्ल है। फिर आगे क्या लिखा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देता हो, वो क्या है, अम्ल है। समझ में आया। और एक पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, इनका pH मान 6 से 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। पहला हमने क्या बताया, ये खट्टे होते हैं, नीले को लाल कर देता है, H+ आयन देता है और क्या कर देता है, pH मान इनका क्या होता है, 7 से कम होता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण में। अम्लों के नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो ये सब उनके उदाहरण हैं, आप लोग इनको दे सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ क्या कहा गया है कि इसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, जो प्रकृति में हमें मिलते हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। जैसे प्राकृतिक पदार्थ और उपस्थिति, एक तरफ लिखेंगे आप प्राकृतिक पदार्थ, एक तरफ लिखेंगे उपस्थिति। जैसे आप लोगों ने नींबू और संतरा तक खूब खाया होगा, कौन नहीं खाया जाता, हर भोजन के साथ सलाद के रूप में नींबू का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो याद रखना सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक। नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल होते हैं। अब उसके बाद है क्या, सिरका, अचार बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। अब उसके बाद आता है टमाटर, जो सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अब आ गया दही, दही जिससे मट्ठा बनता है, तो दही या हो या दूध हो दोनों में पाया जाता है क्या, लैक्टिक अम्ल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या है, अम्ल का जस्ट उल्टा क्षार होता है। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, ये देखिए स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। अम्ल क्या करता था, नीला को लाल करता था, ये क्या करता है, लाल को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। जो अम्ल होते हैं H+ आयन देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये देखिए, ये अम्ल क्या है, H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार क्या करते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अभी हम कुछ पदार्थों का आपको दिखाएंगे pH मान, ठीक है। यहाँ पर क्षार के उदाहरण में क्या है, NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये चूना का है, बूझा चूना का सूत्र है। ये MgOH का होल ट्वाइस है, यानी मैग्नीशियम को जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए MgOH का प्रयोग करते हैं और मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए CaOH का प्रयोग करते हैं। यानी पेट में अम्लता बनती हो तो MgOH का पाउडर प्रयोग करते हैं, और अगर मिट्टी में अम्लता बनती हो तो उसमें CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ें। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, अम्ल पढ़ लिया हम लोगों ने, क्षार पढ़ लिया। अगली हेडिंग क्या है, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। अर्थात जो हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, जो हमें सूचना देते हैं, जिसके माध्यम से हम टेस्ट करते हैं, उसे ही कहते हैं क्या? सूचक कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ इंडिकेट। तो सूचक के प्रकार, सूचक कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या है? देखिए, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अर्थात जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिएगा लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है वो प्राकृतिक होता है। आप ले लीजिए हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनियम और जेरानियम, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस जो होता है वो क्या होता है? बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के निचेल पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, रासायनिक चीज़ नहीं होता है, प्राकृतिक होता है। अब हम देखते हैं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा क्या प्राकृतिक सूचक क्या था, जैसे पत्ता गोभी था, हल्दी था, लिटमस पेपर था, पेट्रोलियम था, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? जो हमें रसायनों को द्वारा मिलते हैं उन्हें कहते हैं ना। देखिए रासायनिक सूचक तो क्या? मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलेन, ये क्या है? संश्लेषित सूचक हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको देखिएगा। गंधीय सूचक हैं जो खुशबू करते हैं। देखिए गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वेनिला आदि। प्याज और वेनिला आदि ये क्या हैं? ये गंधीय सूचक हैं। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं अम्ल के गुणधर्म। देखिए अम्लों के गुणधर्म, अम्ल कैसे पहचानेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं? तो यहाँ पर समझिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो ये 4 गुणधर्म हैं, आपको याद करके जाना है पेपर में। अम्ल के गुणधर्म में क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आगे लिखा है क्या है? क्षारक के गुणधर्म। आप देख लीजिएगा क्षारक के गुणधर्म क्या है। क्षारक के गुणधर्म देखेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये छूने पर साबुन के जैसे लगते हैं। तो ये हो गया क्या? क्षारक के गुणधर्म। अब अम्लों के साथ धातुओं की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अम्लों की धातुओं के साथ जब क्रिया होगी तो क्या होगा? जब अम्ल धातु के साथ क्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कोई धातु लीजिए, उसमें अम्ल मिलाइए, तो देखिए क्या बनेगा? धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होगी? धातु कहा तो हमने एक धातु ले लिया, अम्ल कहा तो हमने एक अम्ल ले लिया। जब दोनों को क्रिया कराए तो क्या बना? धातु लवण। ZnSO4 क्या है? धातु लवण है। उसके बाद क्या करा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है ना। देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। एक अन्य उदाहरण लेने के लिए कह रहा है, तो धातु कहा तो हमने धातु ले लिया, अम्ल कहा तो हमने एक अम्ल ले लिया, यानी HCl क्या होता है? अम्ल होता है। तो क्या बना? धातु लवण। देखिए FeCl2 बना कि नहीं बना? तो क्या हो गया? धातु लवण हो गया। हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए कहा था, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा है?
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग सेशन को लाइक करते जरूर चलिएगा। ठीक, चलो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, क्षारों के साथ जब क्रिया होती धातु की तो क्या होता है। अम्ल के साथ जब क्रिया हुई थी हमने देख लिया क्या हुआ। अब क्षार के साथ जब क्रिया होगी तो क्या होगा। देखिए, जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इसमें भी हाइड्रोजन ही गैस उत्सर्जित होती है। जैसे कहा क्षार, हमने ले लिया एक क्षार। ठीक, जैसे कहा धातु तो हमने ले लिया धातु। यहाँ पर थोड़ा उल्टा रख दिया गया, क्षार यहाँ पर रखा गया है और धातु यहाँ पर रखा गया। ठीक, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, धातु है। तो हमने जब इन दोनों को ले लिया तो क्या बना, धातु ऑक्साइड बना। धातु ऑक्साइड N2ZnO, ये क्या बना, धातु जिंकेट है, धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। एक अन्य ले लेते हैं धातु और उसकी क्षार से जब क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बना, NaAl2 + 3H2। तो ये क्या बन गए, ये क्षारों के साथ क्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं। यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा क्या, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, पहले परिभाषा समझ लेते हैं तो हम करेंगे उदाहरण। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जब धातु कार्बोनेट क्रिया करता है किससे, अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, धातु कार्बोनेट का धातु कार्बोनेट हमने लिख दिया, अम्ल का अम्ल हमने लिख दिया। तो इधर देखिए CaCO3 क्या है, धातु कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो क्या बना, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और क्या बना, इधर जल बन गया। बन रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए। उसी तरह इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो ये उदाहरण है, उदाहरण बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया जब होती है तो क्या होता है। धातु कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ अपक्रिया होती है, फिर ये दोबारा लिख दिया गया है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं वही चीज़ बार बार पढ़ना। ठीक, चलिए हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। देखिए, ये उसी अम्ल का ही है, पार्ट 2 चैप्टर 2 का ही है। उसका पार्ट 2 मतलब कि आगे के अध्याय में जब आप दूसरे दिन पढ़ोगे अम्ल के बारे में, एक दिन में तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने नोट्स बनाया है। ये नोट पढ़कर आप 95% तक बना सकते हैं, ये विश्वास करिएगा। तनुकरण, तनुकरण क्या है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अर्थात जब हम जल में अम्ल को मिलाते हैं तो जो क्षार में, जल में क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक जब मिला देते हैं, जल में आप चाहे अम्ल को मिला दो चाहे आप क्षारक को मिला दो, तब जो क्या होता है, आयन की सांद्रता में आयतन में कमी आ जाती है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो उसे ही कहा जाता है तनुकरण कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे pH स्केल, ये पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको लिखते चलिएगा पॉइंट कर करके। तो pH स्केल कहते हैं किसे, देखिए pH का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज, क्या होता है, पोटेंज हाइड्रोनियम। इस pH में P सूचक है, P क्या है, सूचक है, जिसको पुषांश भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। P का मतलब पोषांश या पोटेंज, जिसका अर्थ होता है क्या, शक्ति होता है। ठीक, ये डिफिनेशन हम आप लोगों को दिखा देते हैं। डिफिनेशन क्या है, देखिए, डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे pH स्केल कहते हैं। यानी किसी भी विलयन में pH क्या, हाइड्रोजन की आयन सांद्रता को ज्ञात करने वाले यंत्र को ही क्या कहा जाता है, pH स्केल कहा जाता है। डिफिनेशन नंबर 2, दूसरी डिफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक को pH स्केल कहते हैं। यानी जो उसके ऋणात्मक लघुगणक होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, pH स्केल कहा जाता है। नोट करके लिख लेना इसको। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH मान उतना ही अधिक होगा। यानी जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसका pH मान उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। यहाँ आप लोग देखेंगे क्या लिखा, देखिए, किसी भी उदासीन विलयन के लिए pH मान 7 होता है। देखिए, जब 7 से कम रहे तो अम्ल होगा, 7 से अधिक रहे तो क्षार होगा, जब 7 रहे तब उदासीन रहेगा, याद रखना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जिस विलयन का pH मान 7 से कम, देखिए 7 से कम होता है विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब हम आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। आगे हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए,
अम्ल एवं क्षार के परस्पर क्रिया कराने को ही जब लवण तथा जल बनता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल को और क्षार को दोनों को मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, उसी को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक रखा क्या, क्षार, यानी AOH क्या है, एक क्षार है, और एक रखा हमने अम्ल, तो दोनों जो मिला दिए तो क्या बना, NaCl बना और H2O बना, तो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। उसी तरह यहाँ पर देखिए NaOH रखे और एक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल रखे, तो क्या बना, Na2SO4 जो एक प्रकार का लवण है, सोडियम बाइसल्फेट क्या है, एक प्रकार का लवण है, और क्या बना, जल बना, तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्न विलयनों के pH मान, 1 नंबर इसमें से फिक्स है, इसको पढ़ लोगे तो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विलयन लिखा है, pH मान, जैसे आपसे पूछा जाए जठर रस का pH मान 1.2, नींबू के रस का pH मान 2.2, शुद्ध जल का pH मान 7, ब्लड रक्त का pH मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। ठीक, तो इनका pH मान क्या होता है, किसी का भी विलयन का pH मान क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, पेपर में यहीं से पूछते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। देखिए प्रबल अम्ल क्या है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी जिनमें सबसे अधिक आयन निकलता है उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए HCl H2SO4, इसमें क्या करें, अधिक संख्या में H+, जिसमें H+ आयन अधिक संख्या में निकले उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl और H2SO4। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दुर्बल अम्ल, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले को दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी जिसमें कम निकले उसे दुर्बल कहेंगे, जिसमें ज़्यादा निकले उसे प्रबल कहेंगे, जैसे CH3COOH इसका उदाहरण है। अब इसी तरह क्षार है, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है, यानी जो जल में पूरी तरह मिल जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे NaOH KOH, जो जल में पूरी तरह मिल जाए उसे प्रबल क्षार कहेंगे। दुर्बल क्षार क्या है, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी पूर्ण रूप से नहीं मिलते, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे NH4OH MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 या 3 मिनट का वीडियो बचेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा इस चैप्टर के अंत में क्या था, हम लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक, अम्लीय वर्षा क्या है, वर्षा के जल में pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बस पढ़ने के लिए हैं, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जब 5.6 से कम हो जाता है pH मान वर्षा के जल का तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा क्या प्रभाव डालते हैं, क्या बुरा इफेक्ट डालते हैं, तो क्या देखिए, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा नदी में जाता है तो उनका pH मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों के उत्तरजीवित कठिन हो जाते हैं, यानी जब जाते हैं तो उनके जलीय जीव पर खतरा मंडरा जाता है। और क्या होता है, नंबर 2, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है। जो संगमरमर पत्थर से बने हुए ताजमहल होते हैं, जब अम्लीय वर्षा होती है तो काली पड़ने लगती हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। तो इसको आपको समझ लेना है। जब क्या होता है, नदी में जाते हैं, नदी के जीव मर जाते हैं, और क्या होता है, जब संगमरमर पर पड़ता है तो संगमरमर काला पड़ जाता है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ लिखा देखा है क्या, दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे जीवन में pH का क्या महत्व, देखिए हमारे शरीर का pH मान जो होता है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी हमारा जो शरीर होता है 7 से लेकर 7.5 यानी 7.8 या कह सकते हो 7 से 8 pH मान पर हमारा शरीर काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए, पॉइंट करके लिखिएगा। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये सब आप लोग MCQ में आता है ऐसे प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पौधे को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। हमारा उदर अर्थात पेट HCl उत्पन्न करता है, हमारे पेट में अम्ल उत्पन्न होता है, यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है।
अपच होने पर यानी जब भोजन नहीं पचता तो हमारे उदर में अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, HCl उत्पन्न होता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या है देखिए, तो जब पचन, देखिए क्या हमने कहा कि हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है या अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन में पाचन में सहायता करता है। और अपच होने पर यानी जब भोजन नहीं पचता तो उदर अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करके जिससे पेट दर्द जलन अनुभव होता है। ठीक, इसे मुक्त होता है। तो ये समझना चाहिए हमें। क्या क्या कह रहा है कि हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर जब भोजन नहीं पचता तो हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो आप लोग समझ जाइए, जब पेट जलन हो या दर्द करे तो समझ लेना हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया। इसे मुक्त करने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। मुंह में pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है, जिससे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी के डंक जानते हो क्यों हमें दर्द करता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 5वां, मधुमक्खी का डंक मेथेनॉइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करके इसे आराम मिला जा सकता है। मधुमक्खी का डंक जब मारे तो आप उसमें बेकिंग सोडा लगा दीजिए, तो इससे आपका दर्द नीक हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा है, कुछ प्राकृतिक अम्ल। क्या है कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका एसिटिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें से एक नंबर में आता है, ये आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको रट लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं नमक के बारे में पढ़ने। अम्ल और क्षार के बारे में समाप्त हो गया। अब हम लवण पढ़ने वाले हैं, यानी नमक। अब अगर वीडियो छोड़ के गए तो घाटा तुम्हारा है। बाद में कमेंट मत करना कि हमारा नंबर नहीं आया इस चैप्टर से। अब इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो 6 नंबर में आने वाला है। तो इन्हीं 4 से 5 मिनट में आपको मैं बता दूंगा 5 से 6 नंबर कहाँ से आने वाले हैं। देखिए, साधारण नमक बनाने वाले पदार्थ। साधारण नमक कैसे बनता है? साधारण नमक से जो पदार्थ बनते हैं वो हैं क्या? देखिए यहाँ पर समझिएगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है क्या? देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ की बात कर रहा है। ठीक, तो क्या होता है इसमें, जैसे आप ले लीजिए नमक, उसमें मिला दीजिए पानी, तो क्या बन जाएगा? NaOH और Cl2 + H2 अलग हो जाएगा। ये क्या है? इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, या कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। इसको बनाया कैसे जाता है? देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें क्या मिला देते हैं? देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो बनता है इसको। क्या बनता है? NaOH। यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड में जब जल मिलाए तो NaOH बना। NaOH अर्थात कास्टिक सोडा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूँ 3 से 4 मिनट में। तो कास्टिक सोडा ऐसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाते हैं तो कास्टिक सोडा का निर्माण हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये आपको बता दें। बॉक्साइट के धातु कर्म में किया जाता है, पेट्रोल के शोधन के में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, शिल्प उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। बुझा हुआ चूना लेते हैं, बुझा हुआ चूना व क्लोरीन को जब मिलाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना, CaOH का वोल्टवाइज बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, उसमें जब हम क्लोरीन मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल अलग हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल सा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। 1 नंबर तो यहाँ पर बन गया। फिर पूछ लिया जाए कि बुझा हुआ चूना का, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता दीजिए कि बुझा हुआ चूना और क्लोरीन मिला देंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ऐसे आपको दिखा देना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र लिख करके फिर यहाँ पर ऐसे बना देंगे, विरंजक चूर्ण हो गया।
ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इतना सिंपल चीज़ है, आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, आप 100% नंबर 95% मेरी गारंटी है आपको ले आना है। उपयोग कहाँ पर करते हैं, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए यानी पानी को शुद्ध करने के लिए, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, और कागज़ में व्यंजन करने में किया जाता है, यानी कागज़ को रंगने में किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये आपको रसोई घर में मिल जाएगा। रसोई घर में अगर आप कभी गए हो तो आपको दिखने को मिल जाएगा। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, NH3 मिलाते हैं, तो NH4Cl बनता है प्लस ये बनता है क्या, NaHCO3, जिसको कहते हैं क्या, बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा जो रसोई घर में मिलता है। ठीक, NaCl नमक में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिलाने से नौशादर बनता है और क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, अरे प्रयोग तो सभी जानते हैं। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्र बनाने में, सोडा वाटर में सोडा युक्त करने के लिए, सोडा वाटर पिया होगा आप लोगों ने गर्मी के समय में, तो इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है, आपको पढ़ के जाना है। पेपर में आने वाला 100% चीज़ें ये हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धोने का सोडा। मात्र 2 मिनट का वीडियो बचा है, स्किप मत करना, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो टॉपिक अब बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र से भी 1 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टल करने से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को ही गर्म करने के बाद जब उसको क्रिस्टली रूप में लाया जाता है तो उसे से ही होता है क्या, धोने का सोडा का सूत्र बन जाता है, धोने का सोडा बन जाता है। देखिए यहाँ पर लिया गया बेकिंग सोडा के लिए लिया गया है, उसमें पानी मिला दिया गया, बन गया क्या, धोने का सोडा। Na2CO3 कई बार पेपर में आता है ये वाला प्रश्न कि Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र है, तो आप बता दीजिएगा किसका सूत्र है, धोने का सोडा का सूत्र है। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, बेकिंग धोने का सोडा का। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ के उद्योग में किया जाता है, घर की साफ़ सफाई के लिए किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट के 1 मिनट जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O। ये 100% पेपर में आएगा, याद रखना ये बात हमारी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। देखिए CaSO4 × 1/2H2O प्लस 1/2H2O। देखिए क्या किया गया है, ये जिप्सम का निर्माण किया है। इसी जिप्सम को जब फिर से गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर में 100% आने वाले हैं। प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, भवन के निर्माण में किया जाता है, रंगाई पुताई में किया जाता है। दंत चिकित्सा करते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं। मूर्ति बनाई जाती है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये लास्ट हेडिंग था इसका, चैप्टर हो गया द एंड। ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। तो यहीं पर हो गया आपका अम्ल और क्षार लवण का द एंड हो गया। आप लोगों ने देखा कितने मेहनत से हमने आपको अम्ल, क्षार एवं लवण का विस्तृत ज्ञान आपको अर्जित कराया। अगर आप लोग वीडियो में अभी भी बने हो तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पक्का मैं गारंटी लेता हूं, अगर इसी तरह पूरा वीडियो देखोगे तो आपका 90% से अधिक विज्ञान में नहीं आने वाला है। विश्वास करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो लॉस आपका होगा, घाटा आपका है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो चैप्टर होगा धातु और अधातु का होगा। इसी तरह हम महत्वपूर्ण टॉपिक लाएंगे। कोई भी फर्जी बातें नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे की वीडियो बना देंगे, नहीं, बस काम की बातें करेंगे, पढ़ाई की बातें करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड ही बातें करेंगे और कुछ नहीं होगा।
वीडियो में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के द्वारा बताइएगा, कुछ सजेशन देना हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल धातु और अधातु में संपूर्ण विज्ञान के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किताब चाहिए तो नीचे टाइटल में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर कनेक्ट करिए, ये आपको किताब ही मिल जाएगी जिससे आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक, तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में धातु अधातु पढ़ने के लिए।